तो हम अब आगे जब बढ़ रहे हैं तो हमारी ये चर्चा चालू रहेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि अब जो मेन पार्ट जो शुरू हो रहा है वो आपके काम का है, उसको देखें आप। तो पहला मूल अधिकार जो है, या मूल अधिकारों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो मूल संविधान में दिए गए थे, पहला प्रश्न तो यही ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये आता है पहला। मूल संविधान में आपके कितने अधिकार थे? 7। कितने अधिकार है? 7। ठीक है, देख लें। समानता का, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का, ठीक है। तीसरा आया फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आया धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। पांचवा आया शिक्षा व संस्कृति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का, ठीक है। छठा उस समय रहा था जिसको आज वर्तमान में हटा दिया गया है और उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। और सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस तरह ये आपके 7 अधिकार हैं और मैंने उनके अनुच्छेद भी उसके सामने लिख दिए हैं, तो आप ध्यान से इनको याद कर लें। अनुच्छेद पूछे जाते हैं कई बार, और कई बार अनुच्छेदों को न पूछकर संख्या पूछ ली जाती है या इनका क्रम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्रम। तो एक एक करके हम इन अधिकारों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा। अब देखो, अगर वर्तमान क्रम पूछ लिया जाए कौन से नंबर पर था संपत्ति का अधिकार, तो आप ये ध्यान रखें 6ठे पर था, लेकिन इसे 44वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया? 1979 में हटा दिया गया। तो अब क्रम से तो ये 6ठे पर आएगा, 1 2 3 4 5 और 6,
लेकिन वैसे कौन सा अधिकार था, ये 7वें नंबर पर था। तो वर्तमान में कितने अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, इसको लिख लें, समझ लें। तो अब कितने हो गए हैं, 6। ठीक है, और वो जो अधिकार था संपत्ति का, वो कहाँ चला गया, 31 क, और उसका स्टेटस कैसा हो गया, अब वो कानूनी अधिकार है। पहले संवैधानिक अधिकार था और अब कैसा हो गया, वो कानूनी अधिकार। ठीक है, ये इसका वर्तमान में ये स्टेटस है उसका। आगे चलते हैं अब। तो पहला हमारा कानून था या अधिकार था संवैधानिक, वो है समानता का अधिकार। ठीक है, और इसमें जो पहली बात हो रही है अनुच्छेद 14 में, वो है विधि के समक्ष समानता। इसमें एक और बिंदु आएगा, विधि का समान संरक्षण। ये ब्रिटेन की देन है और ये अमेरिका की, ये हमने वहाँ से लिया है कहने का। ये सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो विधि के समक्ष समानता है, इसका मतलब तो ये होता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी जो कानून के समक्ष जिस परिस्थिति में समान परिस्थितियाँ हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति आए, चाहे निम्न वर्ग का है, चाहे उच्च वर्ग का है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी जैसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे वो सर्वोच्च पद पर बैठा हो या नहीं बैठा हो, तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा जिस तरह का सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता। यहीं पर दूसरी बात, एक और जो अमेरिका का जो आइडिया है, वो कहता है विधि का समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण से हमारा तात्पर्य क्या है कि जो भी व्यक्ति कानून के पास आएगा न्याय मांगने या किसी भी अन्य आवश्यकता से, मुख्य काम न्याय, तो वहाँ पर जो वो विधि है वो उसे समान रूप से न्याय उपलब्ध करवाएगी, यानी उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा जो भी व्यक्ति वहाँ पर आएगा। मूल विचारधारा लगभग एक जैसी है, यानी कानून खुद भी सबके साथ समानता रखेगा, खुद की पहल करने के समय भी, और कोई और न्याय की शरण में आता है तब भी वहाँ पर न्यायाधीश के द्वारा समानता रखी जाएगी। मानव है, मानव का व्यवहार ऐसा होता है, जैसे वहाँ पर परिवर्तन आना चाहिए, ये वैसा ही है जैसे तो आप किसी की हेल्प करें बिना उसके कहें, आपका दायित्व तो समझ कर करते हैं या कुछ और नैतिक आधार पर करते हैं, कोई भी विषय हो सकता है। एक आप उसके मांगने पर उसकी सहायता करें, तो दोनों में डिफरेंस तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन सहायता हो रही है, लेकिन मानसिक स्तर पर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। आप सहायता कर रहे हैं और एक वो सहायता मांग रहा है, एक मांगने पर कर रहे हैं और एक स्वयं अपने विवेक से कर रहे हैं, तो दोनों में जो परिवर्तन है, दोनों अच्छी है। सहायता अगर की जा रही है तो अच्छी बात है, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन बस वो जो मानसिक स्तर पर जो परिवर्तन है उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। ऐसे ही कानून की वास्तविकता है। न्याय ये कहता है कि मांगने वाले को उपलब्ध करवाया जाएगा। न्याय क्या कहता है, जो न्याय मांगने आएंगे उन्हें ही न्याय उपलब्ध होगा, और कई बार एक समूह के रूप में उन लोगों को भी उपलब्ध हो जाता है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं।
हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। तो ये इस तरह के दो कंसेप्ट हैं विधि की समानता के समक्ष। तो हमने बात की कि विधि की समानता कैसी होगी। विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया कि कानूनी अपराध करने या कानून के आधार पर जो कार्य हैं उनमें एक समान परिवर्तन व्यवहार किया जाएगा। विधि के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। विधि के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा, किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा। यानी सभी को न्याय समान रूप से, सभी को न्याय समान रूप से उपलब्ध, समान रूप से प्राप्त होगा। ये सुनने समझने में तो बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह की न्यायिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोर्ट में केस पेंडिंग रह रहे हैं, तो वहाँ पर न्याय प्राप्त होने में थोड़ी सी क्या हो रही है, देरी हो रही है। और उस देरी का नतीजा क्या रहा कि न्याय से लोगों को, क्योंकि इस कानून का एक कंसेप्ट और है कि न्याय में देरी भी अन्याय है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने विरोधाभास साथ चल रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए, प्रावधान किए गए हैं, मूल अधिकारों में रखा गया है विधि के समक्ष समानता के रूप में, लेकिन वहाँ पर आप देखते हैं कि कई मुकदमों को वरीयता देकर पहले सुन लिया जाता है, किसी सेलिब्रिटी के हों या किसी नेता के हों या किसी अन्य व्यक्ति के हों, लेकिन जन सामान्य के व्यक्ति के जो मुकदमे हैं वो आज भी पेंडिंग चल रहे हैं। ये हमारी विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत जो अधिकार है उस अधिकार का कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। अब इसका जो तोड़ है वो और है, क्या पॉसिबल है क्या सबके प्रति समानता रखी जा सके। तो हमने जो बात की थी यहाँ भी वही बात होगी कि जो पिछड़े हैं उनके साथ समानता नहीं की जाती है। पिछड़े वर्ग या दुर्बल वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जाना, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, वह विधि के समक्ष असमानता नहीं होगी। ठीक है, कैसे कि जैसे महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए महिलाएं होंगी, महिलाओं को जेल में नहीं रखा जाएगा, या जो व्यक्ति है राजनेता हैं या और अन्य व्यक्ति हैं उनके साथ थोड़ी सी सहूलियत बदल ली जाती है, तो वो बातें कानून के अंतर्गत हो सकती हैं। पिछड़ा वर्ग हो या दुर्बल वर्ग हो, दुर्बल वर्ग में महिलाएं, बच्चे, इस तरह के लोग आ जाते हैं। आपको पता है माइनर्स के साथ कानून की समानता का है। माइनर ने अगर कोई अपराध कर दिया है तो माइनर को जेल में नहीं भेजकर सुधार गृह में भेजा जाता है। अगर विधि की समानता रखी जाती तो शायद उस बालक को भी जो 18 साल से कम है उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जो किसी बड़े अपराधी के साथ किया जाता है। तो ऐसे विरोधाभास भी हैं, लेकिन आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि एक बालक है, वो अपराधी नहीं है बड़ा। पहली गलती है, दूसरी गलती है, ऐसा देखकर 18 साल का नहीं होगा तब तक उसको बाल सुधार गृह में या बालिका सुधार गृह में ही रखा जाता है। तो वहाँ पर जो विधि की समानता है, विधि के समक्ष जो समानता है, समानता के मूल अधिकार में, तो पहला अधिकार आ रहा था समानता में विधि के समक्ष समानता, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है जर्नली, क्योंकि वहाँ पर उस बालक की और उस अपराधी की परिस्थितियाँ क्या नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, चलें आगे। ये और ध्यान कर लें, 14 से 18 है और ये रखा गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा जो अधिकार था हमारा, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति,
लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा विवाद ही या भेदभाव ही इन आधारों पर किया जाता है और ये समाप्त भी नहीं हो रहे हैं। संविधान में प्रावधान किए जाने के बावजूद भी क्या आज अनुच्छेद 15 के अंतर्गत होने वाली जो बात है वह लागू हो पा रही है? क्या धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त हो गए हैं? क्या नहीं हुए हैं। यानी यहाँ पर जो भेदभाव हो रहे हैं उनका कारण हमारी मानसिकता में वो चीज़ें जड़ कर गई हैं, घर कर गई हैं। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में आरक्षण देकर सरकारी आरक्षण कहते हैं या सरकारी क्षेत्र में आरक्षण देकर EWS भी दिया जाएगा। 103वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन द्वारा भी आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। अब सरकार कह रही है कि ये शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो आधार दिए गए हैं उनके आधार पर तो इस क्षेत्र में दे दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर इन चीज़ों की मनाही होने के बावजूद भी यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वह ज़रूरी है ऐसा संविधान कहता है, क्योंकि वो लोग क्या हैं कि पहले से पिछड़े हुए हैं, पहले से उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर वर्तमान में जो सामान्य वर्ग है उस वर्ग के बराबर लाने के लिए पिछड़े वर्ग को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। जबकि संविधान कह रहा है कि जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये आवश्यक है क्योंकि इन पिछड़े लोगों को लेवल में लाने के लिए या प्रतियोगिता में खड़ा करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको आरक्षण के माध्यम से ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। यानी ये जो पिछड़े वर्ग हैं वो सामान्य वर्ग के साथ तुलना नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं कर सकते, या उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो वर्तमान समय में उनकी बराबरी कर या उनके लेवल तक पहुँच पाएँ। तो उनको एक सहारा दिया गया है किसका? आरक्षण का, ताकि वो आने वाले समय में जब उस लेवल तक आ जाएंगे या उनके और सामान्य वर्ग के बीच का जो स्तर है वह जब एक बराबर हो जाएगा तब आरक्षण समाप्त होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, होना चाहिए वैसे। ऐसे ही आर्थिक आधार पर भी क्या दिया गया है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग भी क्या हैं? पिछड़े हुए हैं। यानी ये जो आर्थिक असमानता है इसको अत्यधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या दे दिया गया? आर्थिक आधार पर सरकारी क्षेत्रों में रिजर्वेशन दे दिया गया का प्रावधान किया गया। हालांकि बात की जा रही है भेदभाव नहीं करने की। अब ये मुख्यतः कहाँ आ रहा है? सामाजिक क्षेत्रों में भी। आगे चलें देखें, यानी सार्वजनिक कुओं, शौचालय या मैदान जैसे स्थानों का प्रयोग करने पर किसी प्रकार की कोई बाधा या रोक
पैदा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गई होगी बात। ये बात हम क्या कह रहे हैं कि ये जो रोक रहे हैं सामाजिक स्तर, सार्वजनिक स्तर पर जो भेदभाव पैदा करने वाली परंपराएं हैं या नियम कायदे कानून हैं, उन कायदे कानूनों को भी इसके द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 में। लेकिन अब आप ध्यान रखें कि आपातकाल लग जाए या कोई विशेष परिस्थिति आ जाए जब लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे समय में आपके यहाँ पर क्या की जा सकती हैं, परिस्थितियाँ बदली जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में या नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए या उस भेदभाव को ख़त्म कर लेवल में लाने के लिए इन लोगों के आपसी संबंधों को, उसके लिए क्या किया गया है कि नौकरी को आधार बनाया गया और समान अवसर पैदा करने का प्रयास किया। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, परंतु पिछड़े वर्ग को सामान्य वर्ग के साथ, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन हमको ध्यान रखना, सामान्य वर्ग के साथ समान स्तर पर लाने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। आरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन की मूल डिमांड क्या है। जो वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, ST SC वर्ग है, आदिवासी जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं सरकारी नौकरियों में। जैसे उस राज्य का नागरिक होगा, अभी आप खुद देख रहे हैं इस पर विवाद हो रहे हैं। MP ने क्या कर दिया, MP ने, बिहार ने ये कह दिया कि MP में सिर्फ उसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी जो MP का मूल निवासी है। मूल निवासी का मतलब जहाँ पर उसको रहते हुए लगभग हमारे यहाँ तो 10 साल से ज़्यादा हो जाएं और वो यहाँ का क्या हो जाए, मूल निवासी, या उसका जन्म स्थान यहाँ का हो, तो उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन किया जा रहा है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उस स्थान विशेष के लोगों को वहाँ पर नौकरियों में क्या मिल सकें, समान अवसर मिल सकें। इसके लिए प्रावधान किया गया है इन राज्यों के द्वारा। और आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रावधान है ये किसी न किसी तरह से भारत का विभाजन करने की ओर अग्रसर है। ठीक है, यानी मुख्यतः हम कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पक्ष को आगे लाना है तो उसको आगे लाने के लिए नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये आरक्षण क्या है, समान परिस्थितियों का निर्माण करता है। क्या करने के काम आता है, परिस्थितियों में इक्वलिटी लाता है, ऐसा सोच कर दिया गया था। जैसे मैंने अभी बताया था, चीते और कछुए में रेस हो सकती है क्या, आपको रिजल्ट पहले ही पता है। लेकिन अगर वो चीता प्लेन पर कछुआ अगर चीते पर ही बैठ जाए, कहने का मतलब, या प्लेन पर बैठकर या कोई विशेष सहायता लेकर अपनी रेस पूरी कर ले, कंप्लीट कर ले, तो वो चैलेंज कर सकता है चीते को निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, आरक्षण के द्वारा। आप समझ रहे होंगे कि ये आरक्षण अब जिनको मिल रहा है, जिनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल रहा है वो इसका विरोध कर देते हैं। अब यहाँ पर आर्थिक आधार पर नहीं मिल सकता था,
लेकिन आर्थिक बिंदु को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को आर्थिक स्तर पर, तो वह कहीं से भी संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक शब्द का उल्लंघन नहीं है। और आर्थिक इक्वलिटी लाने के लिए, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी असमानता बढ़ती जा रही है। आगे देखें आप, अगला 17वां है उपाधियों का और छुआछूत का अंत। पंद्रह, 16, 17। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 के द्वारा संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का सामाजिक स्तर पर अगर छुआछूत का व्यवहार किया जाता है तो उसके फलस्वरूप आपको दंड दिया जा सकता है। यानी छुआछूत को वर्तमान समय में दंडनीय अपराध बना दिया गया है, क्योंकि इस अपराध के कारण या इस छुआछूत की प्रवृत्ति के कारण सामाजिक स्तर पर विभाजन उपस्थित होता है, या समाज में वर्ग विभाजन या जाति के आधार पर विभाजन उपस्थित हो रहा है। तो उस विभाजन से बचने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लिख दें इसमें, संविधान द्वारा छुआछूत का अंत कर, अनटचेबिलिटी अंत कर उसे दंडनीय बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम खुद एक दूसरे, अब देखिए उसमें और इसमें अंतर है, ये ध्यान रखें आप। अभी वर्तमान कोविड की वजह से आप किसी से दूरी बना रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रख रहे हैं, 6 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए, तो आप इसको नहीं जोड़ दें, कहीं आप इसमें चले जाएं, सर संविधान का उल्लंघन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सामाजिक रूप से सामान्य परिस्थितियों में अगर आप किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो कि उसे हीन भावना से ग्रसित करे या उसे हीनता का बोध कराता हो, ऐसी व्यवस्था को संविधान के द्वारा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। छुआछूत से मतलब क्या हो गया? ऐसी सामाजिक स्थिति जिसमें सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष के स्पर्श को व्यक्ति या जाति विशेष कर लें आप, या जाति विशेष के स्पर्श को उचित नहीं मानते या माना जाता, और उसे सामाजिक दीनता का बोध कराया जाए। तो ऐसी परिस्थिति को क्या कह रहे हैं हम? छुआछूत कह रहे हैं। और उससे बचने के लिए उसको क्या कर दिया गया? दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तो आप समझते हैं कि आप अभी कोविड की वजह से जो व्यवस्थाएं हैं उनकी वजह से किसी से दूरी अपना रहे हैं तो वो आपके छुआछूत का अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं सर डॉक्टर बहुत दूर से देख रहे हैं, हमको टच ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी और को टच कर रहे हैं और उसको ढंग से इलाज उपलब्ध कराएं तब तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो सभी को, सभी वर्ग, जाति, विशेष, अपने पराये सबको दूरी से देख रहे हैं, अनटच किए हुए, तो आप वहाँ पर छुआछूत के अपराध के दोषी नहीं हैं। ये सीधी सी बात है, जनरल बात है, ये तो आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सामान्य परिस्थितियों में अगर आप उसको दूर हट, अरे परे हो, अरे तूने मुझे छू दिया, मुझे नहाना पड़ेगा, अरे तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरी चीज़ को छू दिया, तूने मेरी गाड़ी को छू दिया, इस तरह की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं समाज में सामाजिक भेदभाव पैदा करती हैं, वर्गीकरण या विभाजन उत्पन्न करती हैं। तो उनसे बचाने के लिए छुआछूत को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, दंडनीय अपराध बना दिया गया। और इस दंडनीय अपराध से समाज में जो ये असमानता या भेदभाव की जो भावना है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। आगे चलें, आगे हमारा काम है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अंत करना अच्छी बात नहीं, उपाधि बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बुरी कब है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों का अंत क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो उपाधियां मिलती थी वे अंग्रेजों के द्वारा संपत्ति के आधार पर या ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने पर जिससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था। जैसे सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, इस तरह के आधार क्या रखा अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने आधार रखा था किसको, संपत्ति को। किसको आधार रखा, संपत्ति को या सहयोग को। कुछ लोग इसको चापलूसी भी कह देते हैं, चाटुकारिता भी कह देते हैं। और इसके आधार पर क्या मिलती थी, सर या ऐसी उपाधियां दिया करते थे अंग्रेज। और जिसका परिणाम क्या होता था कि जो राष्ट्रभक्त थे या जो गरीब व्यक्ति थे उनको ऐसी उपाधियां नहीं मिलती थी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान ने इस तरह के भेदभाव को, संपत्ति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए क्या कर दिया, इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। तो संविधान के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया, अंत कर दिया गया। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखें, लेकिन विदेशों से प्राप्त उपाधियां जो कि चिकित्सा या शिक्षा के क्षेत्र में मिलती हों, चिकित्सा या शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में मिलती हो, ठीक है, प्राप्त होती हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति से, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ली जा सकती हैं। देखो हमने पहले कहा था अधिकार हैं, नियंत्रण भी हैं, साथ में उनको नियंत्रित किया गया, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, तो पूरी तरह से लागू भी नहीं किया गया। अब यहाँ पर ये प्रावधान इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्र के संबंधों को, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रहने के कारण उसके भी कुछ दायित्व बनते हैं।
उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से क्या प्राप्त की जा सकती हैं? उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, देखें लास्ट जो इसमें एक और बात है वो क्या कह रही है, तो फिर विवाद आता है किसको लेकर? पद्म भूषण पद्मश्री इनको लेकर। ये क्यों दी जाती हैं? ये भी उपाधियां हैं, प्राइज हैं, फिर अब व्यक्ति अपने नाम के आगे लगाता है इनको। तो ये क्यों दी जाती है सर? फिर ये भी व्यक्ति को कहेगा, एक तो व्यक्ति भारत रत्न है और एक साधारण व्यक्ति है, तो भेदभाव उत्पन्न होगा उसी तरह का जैसे यहाँ होता था या वहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसका आधार क्या रखा गया कि इसमें किसी भी तरह को खरीदा संपत्ति के आधार पर नहीं मिलती है, संपत्ति आधार नहीं है। ठीक है, आधार क्या है फिर? राष्ट्र के प्रति किए गए कार्य, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा या व्यक्ति या समुदाय का हित, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा या अन्य कोई सामाजिक कार्य के आधार पर मिलते हैं, या ऐसी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि जिससे राष्ट्र को बहुत फायदा हुआ, युक्ति युक्त आधारों पर। इसको और बेटर करते हैं हम, युक्ति युक्त आधारों पर, रीजनेबल आधारों पर प्रदान किए जाते हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप जब करेंगे कुछ ऐसा काम तो आपको भी मिलेगा, तो फिर वहाँ विवाद नहीं होंगे कि सर उपाधियों का अंत हो गया, हम तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। उपाधियों का अंत होने से मतलब है जो किस आधार पर मिलती थी? संपत्ति, यानी एक तरह से खरीदना हो गया। यहाँ पर विवाद क्या है? आप प्राइज को प्राप्त नहीं कर रहे हैं किसी योग्यता के आधार पर, आप उस प्राइज को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो ये जो खरीदने के जो सिस्टम था, उस खरीदने के सिस्टम, लाड साहब बोलते थे हम, ये तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत सही थी, लाड साहब, ये जो लाड साहब शब्द था ये तो बिल्कुल ही अंग्रेजों के चाटुकारी व्यक्ति थे, चाटुकारिता करते थे। तो अब इसके आधार पर हमने क्या कारण रखा कि यहाँ पर दी जा सकती हैं अगर समाज या राष्ट्र के लिए आपने कोई महत्वपूर्ण योगदान किया है या व्यक्तिगत कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है जिससे कि राष्ट्र को अत्यधिक फायदा हो रहा है। जैसे सेना हुई, विद्या शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग कर देता है, जीवन का दाव खेलता है राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो उसे मेडल मिलते हैं, जो भी प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, परमवीर चक्र लेटेस्ट प्राइज़ है तो वह प्राइज़ भी है, और ये जो उपाधियाँ हैं ये उपाधियाँ लगाते हैं अपने नाम के आगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो इस तरह से तो इनको तो दिया जा सकता है, लेकिन औरों को भी मिल सकती है विदेश से अगर प्राप्त करें तो राष्ट्रपति की अनुमति से। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने समानता के अधिकार का चर्चा की है, और ये जो समानता का अधिकार है ये हमारे लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। लेकिन क्या अगर हम चर्चा करें इस पर 2 मिनट अगर हम देखें, गौर करें, तो क्या वाकई में आप देखेंगे कि क्या समान का अधिकार जो है, समानता का जो अधिकार है वो पूरी तरह से लागू है क्या? क्या महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में समानता की जा रही है? ठीक है, क्या महिलाओं की सैलरी बराबर है पुरुषों के? सरकारी क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में अभी महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक समान स्तर नहीं आया है। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आज भी अमीर और गरीब के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर भेदभाव किया जाता है। तो संविधान ने बहुत अच्छा हमको अधिकार दिया, समानता का अधिकार, लेकिन प्रैक्टिकली यह लागू नहीं हो पा रहा है या उस मात्रा में लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने मांग की है कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी हमको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकारी क्षेत्र में ही दे दो, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा तो राष्ट्र धरातल में रसातल में चला जाएगा, यानी राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पहले दिया था तो सरकारी क्षेत्र में दिया था तो भी राष्ट्र आज 6 नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है वो कह रहे हैं कि इसी तरह विरोध होता है, इसी तरह कुछ लोग पक्ष में होते हैं, इसी तरह कुछ लोग विपक्ष में होते हैं।
लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो हमें ये कह रही है कि क्या हम वाकई में समानता का व्यवहार कर पाते हैं क्या, या हमारे साथ सभी स्तर पर समानता का व्यवहार होता है क्या। अगर होता है तो हम देखते हैं जनरली बिल्कुल नहीं हो पाता है, लेकिन पहले की तुलना में ठीक है। अंग्रेजी शासन के बाद से लेकर अब तक व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन क्या आगे भी होगा या नहीं होगा इसका निर्धारण करना मुश्किल है। आप निकल जाइए बाहर किसी भी फील्ड में तो आपको पता लग जाएगा कि समानता है या असमानता। उपाधियों का अंत बेशक हो गया हो संपत्ति या चाटुकारिता के आधार पर, लेकिन आज भी कई पोस्टों पे कई राजनीतिक पार्टियों पर आरोप भी लगते हैं, या कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आरोप लगते हैं कि जो वहाँ जितना प्रशासन के साथ या हित में जुड़े रहते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसी बात कांग्रेस में तो कहते हैं कि पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग वही सक्सेस होते हैं या महत्वपूर्ण पदों पर रखे जाते हैं जो कि अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति का समर्थन कर रहे होते हैं। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो ये समानता आज किसी भी फील्ड पूरी तरह से मिल नहीं पा रही। मैंने बताया कि महिलाओं और पुरुषों की सैलरी में बहुत डिफरेंसेज है, प्रमोशंस को लेकर डिफरेंसेज है, पोस्टिंग को लेकर डिफरेंसेज है, घर में उनके दायित्व को लेकर और बाहर उनके दायित्वों को लेकर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो चीज़ें ये हमें और मजबूत करना चाहती हैं कि हम और उदार हों। जो हम फर्स्ट पेपर में बात कर रहे थे विकास की, आधुनिकीकरण की, तो वो विचारधाराएं इससे भी जुड़ी होती हैं कि समानता में ऐसी क्या कमी है जो सबको नहीं मिल पा रही, या समानता के लिए ऐसे क्या प्रयास किया जाए कि समानता सबको इक्वली प्राप्त हो जाए। आगे चलेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, इसको अच्छे से पढ़ लें। क्या क्या प्रश्न आते हैं मैंने बताया आपको, और किस तरह के प्रश्न आते हैं। जर्नली अनुच्छेद पूछा जाता है, 17वें जो छुआछूत का जो अनुच्छेद है उसकी सिर्फ सीधी सी संख्या पूछी जाती है, और उस संख्या को लेकर आपको ध्यान रखना है कि वह कितनी है, और ये पूछा जाता है वर्तमान में कितनी है और प्रारंभ में कितनी थी। इसको लेकर प्रश्न आते हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि पेपर आप देख लें, मूल अधिकार से किस तरह के प्रश्न हैं वो देखें, साथ साथ चलेंगे तो सक्सेस ज़्यादा आपको प्राप्त हो पाएगी जो आपके काम की होगी। उपाधियां राष्ट्रपति की अनुमति से। ये भी आ जाता है कई बार किसके क्षेत्र में, सेना और शिक्षा। स्पष्ट शब्दों का उल्लेख किया गया है ये, बाकी इसमें मिलती है और अन्य क्षेत्रों में मिलती है। ये आपका काम हो गया, और ये अर्थ भी देख लें, और इसके अनुसार जो है बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, उन केसेस में अंत में ये निष्कर्ष निकला है जो मैंने आपको लेटेस्ट जानकारी दी है उसके अनुसार। बुक ले लें पुखराज जैन की, ठीक है, बुक आपके काम आ सकती है, उसको लें एक बेसिक नॉलेज के लिए। फिर उससे आगे आप और भी चल सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको ले लें, वो आगे भी कंपटीशन में भी काम आएगी आपके, और वैसे भी काम आ सकती है। लेकिन जिनको शुरुआत करनी है या बेसिक स्तर से शुरू करना है वो पुखराज जैन, डी बसु, इनकी बुक ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। उससे पहले मैं पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको कराने का लॉजिक इतना ही था कि हमारे संविधान में भी यहीं से शुरू हो रहे हैं। हालांकि हमारी संघीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति पहले दिया हुआ है यूनिट में, लेकिन हमें सिस्टम से चलेंगे तो अच्छे से याद होगा। मूल अधिकार शुरू हो रहे हैं 13 से 35 के बीच में, और जो पहला अधिकार होता है वो
14वें अनुच्छेद से शुरू होता है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, जो हमने अभी एक एक करके पढ़ा है। आगे वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तैयार करें, मानसिकता बनाएं, ऑफलाइन आ जाएंगे तो और खुलकर बात करेंगे। अभी इस तरीके से आप नोट्स बनाते हुए चलें, लिखते हुए चलें और उनको रिवाइज करते हुए चलें। तब तक के लिए धन्यवाद।